गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 9। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा साइंस वन। और साइंस वन में हम लोग हमारा जो पार्ट है उसका नाम है बेटा स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड हमारा 12th नंबर का चैप्टर है और जिसमें हम देखने वाले हैं साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि का अध्ययन। और ध्वनि के अध्ययन में हमें कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, वो प्रश्नों के आधार पर हमें इसे देखना है। पहला प्रश्न है, हाउ डज द वेलोसिटी साउंड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। दूसरा है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव। यानी कि पहला प्रश्न ये बोल रहा है हमें कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे डिपेंड होती है, और दूसरा प्रश्न ये कहता है बेटा कि पार्टिकल्स के जो ऑसिलेशन हमें हवा में, पानी में दिखाई देते हैं और उनकी डायरेक्शन यानी कि दिशा हमें दिखाई देती है, वो साउंड के प्रोपोगेशन ऑफ वेव से के डायरेक्शन से साउंड के प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन से किस तरह से समांतर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम ये पूरे पाठ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को वेव के बारे में जानकारी बता देना चाहता हूँ। वेव यानी जिसको हम लोग तरंगे कहते हैं बेटा, जो पानी में देखने के लिए मिलती है। जब कोई पत्थर अगर मान लीजिए कि हमने पानी में मार कर फेंका है ना, तो उसकी चारों ओर ऐसे तरंगे दिखाई देती है हमें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो शुरू करते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। यानी कि साउंड की डेफिनेशन यानी परिभाषा अगर आपको पूछी गई तो साउंड की परिभाषा आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि साउंड ये ऐसे एनर्जी का स्वरूप है जो हमें हमारी कानों में सुनने की सेंसेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, उसे हम लोग साउंड कहेंगे। तो दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये जो एनर्जी होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में होती है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। और कोई भी साउंड वेव के प्रोपोगेशन मतलब साउंड ध्वनि सुनने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम यानी कि एक माध्यम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव गिव राइज टू अ चेन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। यानी कि साउंड वेव कैसे बनी है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा, आपके सामने एक लाउड स्पीकर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के बारे में आपको जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये लाउड स्पीकर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाउड स्पीकर में आपको यहाँ पे CR और C ऐसे कुछ लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, है ना। और यहाँ पे भी CR ऐसे कुछ लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे C का मतलब होता है बेटा कॉम्प्रेशन और R का मतलब होता है रेरिफैक्शन। जैसे कि कॉम्प्रेशन का मतलब यदि C है और रेरिफैक्शन का मतलब R है, तो ध्यान से देखिए C की जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डेंस पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डेंस पोर्शन यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह आपको सी की जगह पर दिखाई दे रही है, और आर की जगह पर बहुत कम भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कम डेंस मीडियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कम डेंस पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। सी की जगह पे भीड़ भाड़ बढ़ गई, आर की जगह पे कम हो गई, सी की जगह पे बढ़ गई, आर की जगह पे कम हो गई। तो इसी तरह से साउंड कम ज़्यादा कम, ज़्यादा कम ज़्यादा कम ऐसे अपने चेन को लेकर चलता है। ठीक है, और वो चेन बनती है बेटा कंप्रेशन और रेरिफैक्शन से। यानी कि कंप्रेशन यानी वो पोर्शन जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम हो, और रेरिफैक्शन यानी कि वो पोर्शन जहाँ पे कम डेंसर मीडियम हो। और मान लीजिए कि ये CR मान लीजिए कि बंद हो गए, होना चलना बंद हो गए, तो चेन बंद हो गई यानी कि साउंड अपना बंद हो गया है, ये मानकर चलना है हमें। तो द पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे देखिए कंप्रेशन का मतलब यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ अ हायर डेंसिटी, और रेरिफैक्शन का मतलब दिया गया आप लोग को प्लेस ऑफ अ लोअर डेंसिटी। अब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर सेंट्रल और मेन पोजीशन। मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं उसके आजू बाजू सेंट्रल पोजीशन में, गोल गोल पोजीशन में या मेन पोजीशन में वो ऑसिलेट होते रहते हैं, या फिर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन के पैरेलल
वो पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो ऑसिलेट होते हैं। वो पार्टिकल्स कहाँ पे जाएँ, कैसे जाएँ, ऊपर उड़े, बाजू में जाए या फिर उसके गोल गोल घूमे, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। तो सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। और वेव का और दूसरा प्रकार यहाँ पे दिया गया है वो है बेटा ट्रांसवर्स वेव। ऑन द अदर हैंड, इन द वेव created by dropping stone in a still water, the particles of water oscillates up and down. These oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. Such waves are called transverse wave। यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है कि यदि अगर हमने कोई पत्थर स्थिर पानी में फेंक के मारा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो ऑसिलेट्स होते हैं, तरंगे उठती हैं पानी में और वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। वो तरंगे इस तरह से बनती है जो कि नीचे और ऊपर तक चलती है, अप एंड डाउन में ऑसिलेट्स होती है। और दीज ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और वो जो ऑसिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनती है। तो सच वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल वेव्स देखिए, ये इस तरह से एक दूसरे को पैरेलल होती हैं। इस तरह के वेव्स को हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है बेटा, है ना। और अगर देखा होगा तो इसका उपयोग हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है। और दूसरे हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और ये ट्रांसवर्स वेव जो है वो इस तरह से तरंगों के रूप में होते हैं। वो जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए इस तरह से जो समांतर गई रेखा को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे लाउड स्पीकर की आकृति की तरफ। लाउड स्पीकर की आकृति में आपको दो तरह की आकृतियाँ बताई गई है लाउड स्पीकर द्वारा। पहला तो एक चेंज इन डेंसिटी द्वारा आपको यहाँ पे एक आकृति बताई गई है, और दूसरी लाउड स्पीकर की आकृति है चेंज इन प्रेशर। मतलब मान लीजिए कि कोई आवाज़ हमारे आसपास वाले लाउड स्पीकर में बज रही है, तो वो आवाज़ दो तरह से हमारे कान तक आती है। पहले तो उसकी डेंसिटी की वजह से वो आवाज़ हमें सुनाई देती है, और अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो वो आवाज़ हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। और दूसरा है बेटा चेंज इन प्रेशर, मतलब वो आवाज़ का प्रेशर कैसा है उसके वजह से भी हमें वो आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे ए, बी और सी यहाँ पे इस तरह से तीन आकृतियाँ दी गई हैं। तो अगर मान लीजिए कि साउंड वेव्स हमें डेंसिटी और प्रेशर के ग्राफ में अगर बनाना है तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। मतलब एक वेव के फॉर्म में वो बना हुआ आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे ए यानी कि एम्पलीट्यूड बोला गया है, और ये जो चिन्ह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इस चिन्ह को कहते हैं बेटा लैम्बडा। ठीक है, ये चिन्ह के बारे में भी जानकारी हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, ये बीच वाली रेखा आपको इन दोनों की एवरेज बता रही है, एवरेज चेंज इन प्रेशर एंड एवरेज चेंज इन डेंसिटी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मध्य वाली रेखा आपको बता रही हैं। लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यदि आपको साउंड वेव से रिलेटेड ए, बी और सी आकृतियाँ परीक्षा में ड्रॉ करने के लिए बोला गया तो आप लोग आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस की तरफ। तो अ साउंड वेव कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। मतलब कोई भी साउंड वेव एक ग्राफ के फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। तो ये सी आकृति द्वारा दिखाया गया है। तो एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव वी वुड फाइंड अल्टरनेट बैंड्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम, दैट इज बैंड्स ऑफ ग्रेटर और लेसर एंड लेसर डेंसिटी। यानी कि कभी भी कोई मोमेंट पे अगर हमें प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव किस तरह से अल्टरनेट बैंड्स बनाता है जिसमें कॉम्प्रेशन और रिफ्लेक्शन बनते हैं उस माध्यम में, उनको अगर शो करना है तो हमें इस तरह से इसे ड्रॉ करना होगा, जो कि कॉम्प्रेशन बैंड्स ऑफ ग्रेटर डेंसिटी होते हैं और रेरिफिकेशन बैंड्स ऑफ लेसर डेंसिटी होते हैं। फिगर 12.1
आपको यहाँ बताती है कि 12.1 ए shows the changes in density while figure B shows the changes in pressure। मतलब फिगर ए हमें चेंजेस इन डेंसिटी बता रही है और फिगर बी हमें चेंजेस इन प्रेशर बता रही है। द चेंजेस इन डेंसिटी और प्रेशर आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ इन फिगर सी। और जो यहाँ पे तीसरी आकृति है वो हमें प्रेशर और डेंसिटी दोनों में बदलाव ग्राफ द्वारा फिगर सी में बताए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को अभी एक शब्द बोला था कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्बडा। मतलब अगर कभी हमने साउंड वेव की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है तो उसे लैम्बडा ये ग्रीक लेटर द्वारा हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसे अगर दर्शाना है तो कभी भी साउंड वेव की वेवलेंथ हम लोग लैम्बडा द्वारा ही दर्शाते हैं। वाइल इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय न्यू। और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग को शो करनी है तो वो न्यू द्वारा ही बताई जाती है। द एम्पलीट्यूड विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए। और अगर हमें एम्पलीट्यूड यहाँ पे बताना है तो एम्पलीट्यूड देखिए इसका आधी वेवलेंथ का आधा भाग को हम लोग यहाँ पे ए द्वारा एम्पलीट्यूड द्वारा बताते हैं। जो कि एम्पलीट्यूड ये प्रेशर और डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। द टाइम टेकन फॉर वन ऑस्किलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट ए पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड एंड इज इंडिकेटेड बाय टी। और यदि हमें टाइम पीरियड शो करना है, टाइम पीरियड दिखाना है, और टाइम पीरियड यानी क्या कि एक जगह से शुरू होके उसकी वो कहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। कोई साउंड वेव जब शुरू होती है उसको लगने वाला समय, तो उसको लगने वाला समय को हम लोग एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कोई भी मीडियम में, पानी हो या हवा हो, दोनों मीडियम में से कोई मीडियम में अगर कोई टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है साउंड का तो वो हमें टी द्वारा दर्शाना होता है। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पॉइंट हाई और लो। मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो हमें डिटरमाइन करनी है तो वो दो तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, बाय पिच एंड लाउडनेस, बाय पिच एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, दो तरह से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। पिच यानी हाई और लो ऑफ द साउंड, वाइल द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ और लाउडनेस। और या फिर कभी भी हम लोग किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड से उसकी स्ट्रेंथ और लाउडनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी दो तरह से डिटरमाइन की जा सकती है, बाय पिच एंड दूसरा है बेटा एम्पलीट्यूड। ओके, तो पिच यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेंट्स और लेडीज़ के दो अलग अलग आवाज़ होते हैं, तो वो हाई एंड लो पिच से चलते हैं। और वही आवाज़ की अगर स्ट्रेंथ और लाउडनेस बढ़ जाए तो उसमें एम्पलीट्यूड, उसकी डेंसिटी और प्रेशर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और लाउडनेस बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग उसका एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, वो दो प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हाउ आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट्स सा रे ग म प ध नि रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर हम लोगों ने ये सारे ग म प ध नि सा, ये जो सात सुर सुने हैं उसकी अगर वो सुने हुए सुरों के बारे में अगर हमने बोला कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है साउंड की, नोट्स है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो इनके जो नोट्स है बेटा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, ये हमें समझ में आएगा। जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। और इसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक अगर गाएं तो वही फ्रीक्वेंसी बनती है सा, नी, द, प, म, ग, रे, सा। तो देखिए इस तरह से हर एक जो स्वर है ना, सात सुर है, उन सातों सुरों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में उसको उसी तरह से गाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ मैन एंड दैट ऑफ अ वुमन। यदि कभी बोला गया कि मैन के आवाज़ में और वुमेन की आवाज़ में क्या अंतर होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि दोनों की पिच अलग अलग होती हैं। मतलब हाई और लो दोनों की पिच
अलग अलग होगी और उसी वजह से हमें वो उनका आवाज़ क्लियरली समझ में आता है, सुनाई देता है। और उन दोनों की एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होती है, उनकी स्ट्रेंथ और लाउडनेस भी अलग अलग ही होती है। उसी वजह से हम लोग आसानी से मैन की वॉइस और वुमेन की वॉइस कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका डिफरेंस हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब हमें अगले वीडियो में मैं इसके अगले वाला भाग एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ बेटा, वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड में जो जो पोर्शन हमें काम में आने वाला है वो है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ठीक है। और इसी को दर्शाने के लिए इनके अलग अलग चिन्ह यहाँ पे बताए गए हैं। वी यानी कि वेलोसिटी यानी कि वी, वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा और टाइम पीरियड टी से दर्शाते हैं। तो ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, इसमें डिस्टेंस और टाइम का क्या महत्व है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।